तो दोस्तों कुछ दिनों पहले अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर एक मूवी रिलीज़ हुई थी द अंडरडॉग्स नाम की, जो कि एक तरह से बहुत बढ़िया मूवी बताई जा रही है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर इस मूवी का रिव्यू होगा, स्टोरी आपको क्या देखने को मिली है, साथ ही साथ इसकी रेटिंग के बारे में, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको देने वाला हूँ। यानी कि टोटल सारी कुछ चीज़ें इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.5 की। साथ ही साथ रेड टमाटोज पर इसे 40% यूजर्स ने पसंद किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ इसके बारे में अब जानना आगे चालू करते हैं। द अंडरडॉग्स एक 2024 अमेरिकी स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो चार्ल्स स्टोन 3 द्वारा निर्देशित और डैनी सेगल और इसाक शैमिस द्वारा लिखित है। फिल्म में स्नूप डॉग, टीका सम्पटर, एंड्रू शुल्स, माइक एप्स, कार्ल पेन, कंडी बुरस और जॉर्ज लोपेज हैं। द अंडरडॉग्स को अमेजन MGM स्टूडियोज द्वारा 26 जनवरी 2024 को प्राइम वीडियो एक्सक्लूसिव के रूप में रिलीज किया गया था। कथानक: जेसन टूजे जेनिंग्स एक अहंकारी, धोबी, धोखा देने वाला पूर्व फुटबॉल सुपरस्टार है। एक बड़ी कार दुर्घटना के बाद जेसन को अपने पुराने पड़ोस में सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है। वह एक संघर्षरत युवा फुटबॉल टीम को कोचिंग देकर अपने ब्रांड को फिर से बनाने का अवसर देखता है, जहां खिलाड़ियों में से एक उसकी पूर्व लॉ चेरिस का बेटा है। शुरुआत में बच्चों के प्रति कठोर रवैया अपनाने के बावजूद जेसन ने उनसे जुड़ने और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका ढूंढ लिया। जेसन को अपने स्वयं के खेल शो के माध्यम से वापसी का अवसर दिखता है, लेकिन पहली टैपिंग टीम के बड़े खेल के दिन होती है। अपने करियर को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के बावजूद जेसन ने टीम के साथ रहना चुना। वे लगभग तब तक जीतते रहते हैं जब तक कि उनमें से एक खिलाड़ी टचडाउन करने की लाइन से चूक नहीं जाता, जिससे दूसरी टीम जीत जाती है। लेकिन हर कोई अभी भी अंडरडॉग टीम से प्रेरित रहता है और जेसन चेरिस के साथ वापस आता हुआ दिखाई देता है। कास्ट करें: जेसन के रूप में स्नूप डॉग, युवा जेसन के रूप में एलियास फर्ग्यूसन, चेरिस के रूप में टीका सम्पटर, ट्रे के रूप में जोनिगन बूथ, ड्वेन के रूप में कालेब डिक्सन, टोनी के रूप में एडन जेम्स कैरोलो, गैरी के रूप में एलेक्जेंडर माइकल गॉर्डन, काइला डेविला भूत के रूप में, करीम के रूप में माइक एप्स, कोच फीस के रूप में जॉर्ज लोपेज, शामोरी वाशिंगटन बेल के रूप में, ऐसा के रूप में स्कैले परसेल, चिप कोलिन्स के रूप में एंड्रू शुल्स, रयान कॉफमैन के रूप में कार्ल पेन, जज तारा के रूप में कंडी बुरस। उत्पादन: फिल्म का विचार स्नूप डॉग और कॉन्स्टेंस श्वार्ट्स मोरिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2 अगस्त 2022 को ये घोषणा की गई कि स्नूप डॉग चार्ल्स स्टोन 3 द्वारा निर्देशित, डैनी सेगल और इसाक शैमिस की पटकथा और श्वार्ट्स मोरिनी द्वारा निर्मित फिल्म में अभिनय करेंगे और इसका निर्माण करेंगे। केन्या बैरिस, मिशेल डेस्चैम्प्स और जोनाथन ग्लिकमैन। 5-6-4 अक्टूबर 2022 को ये घोषणा की गई कि टीका सम्पटर, माइक एप्स, एंड्रू शुल्स और जॉर्ज लोपेज बाल कलाकार जोनिगन बूथ, एडम जेम्स कैरोलो, काइला डेविला, कालेब डिक्सन, एलेक्जेंडर के साथ कलाकारों में शामिल हो गए हैं। माइकल गॉर्डन और शामोरी वाशिंगटन। 7 मुख्य फोटोग्राफी 26 सितंबर 2022 को अटलांटा, जॉर्जिया में शुरू हुई और 7 सप्ताह तक फिल्माई गई। 8 रिलीज: द अंडरडॉग्स मूल रूप से 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, 9-10, लेकिन बाद में रिलीज की तारीख बदलकर 26 जनवरी 2024 कर दी गई। दिसंबर 2023 में ये घोषणा की गई कि फिल्म सिनेमाघरों में नहीं जाएगी और रिलीज होगी। उस गर्मी के दौरान बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने वाली R-रेटेड कॉमेडी फिल्मों में गिरावट के जवाब में उस तारीख को सीधे अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया। 11 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 48 आलोचकों में से 40% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4
3/10 है। वेबसाइट की सर्वसम्मति में लिखा है, स्नूप डॉग एक आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति बनी हुई है और द अंडरडॉग्स हंसी का अपना हिस्सा प्रदान करता है, लेकिन ये बेकार युवा स्पोर्ट्स कॉमेडी कुछ भी नहीं कर रही है जिसे दर्शकों ने पहले कभी बेहतर नहीं देखा है। 12 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 9 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 39 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। केन्या बैरिस, जन्म 9 अगस्त 1973, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता हैं। उन्हें ABC सिटकॉम ब्लैक ईश 2014-2022 के निर्माता के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बैरिस, 4 भाई बहनों में दूसरे सबसे छोटे, का जन्म टीना से हुआ, जो एक रियल एस्टेट एजेंट के रूप में काम करती थी, और उसके पूर्व पति पैट्रिक, जो जनरल मोटर्स में एक फैक्ट्री कर्मचारी थे। बैरिस कैलिफोर्निया के इंग्लवुड और पैकोइमा में पले बढ़े। एक उनका नाम केन्या देश के नाम पर रखा गया था, जहां उनके पिता गए थे। 2 जब वह बच्चा था तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया। 3 वह क्लार्क अटलांटा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं जहां उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन शुरू किया। 4, 5, 6 करियर। बैरिस ने कई टेलीविजन शो बनाए हैं, जिनमें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ब्लैक ईश भी शामिल है। पुरस्कार विजेता श्रृंखला में 2 स्पिन ऑफ, ग्रोन ईश और मिक्स्ड ईश, 7 और एक तीसरा संभावित स्पिन ऑफ ओल्ड ईश भी है। 8 वह द गेम, गर्लफ्रेंडर्स और सोल फूड के लेखक थे। 7, 5, 9 बैरिस ने टायरा बैंक्स के साथ अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल का सह निर्माण और निर्माण किया। 10 उन्होंने फिल्म गर्ल्स ट्रिप लिखी। उन्होंने 2019 की फिल्म लिटिल 11 का सह निर्माण किया और 2019 की नाटकीय रिलीज शाफ्ट के लिए पटकथा का सह लेखन किया। 2020 में बैरिस ने #ब्लैकएफ में अपने अभिनय की शुरुआत की, एक श्रृंखला जो उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए विकसित की, जिसमें रशीदा जोन्स और इमान बेंसन सह कलाकार थे। 12-13-14 अक्टूबर 2020 में बैरिस ने घोषणा की कि वह MGM के लिए कॉमेडियन रिचर्ड प्रायर पर एक बायोपिक लिखेंगे, निर्माण करेंगे और निर्देशित करेंगे। 15 इसके अलावा 2020 में ये बताया गया कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी खलाबो इंक सोसाइटी, वायाकॉम CBS के साथ एक समझौते पर विचार कर रही थी। 16 उनकी कंपनी ने 2021 में ऑडिबल के साथ एक बहु-परियोजना विकास सौदा किया। 17 2021 में ये बताया गया कि बैरिस ईवा लोंगोरिया के साथ एक संभावित टेलीविजन श्रृंखला ब्राउन ईश विकसित कर रहा था। 18 अगस्त 2022 में ये घोषणा की गई थी कि बैरिस द विजार्ड ऑफ ओज का एक आधुनिक रीमेक लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। 19 जनवरी 2024 में उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखना पूरा कर लिया है और घोषणा की कि वह इट्स अ वंडरफुल लाइफ के एक आधुनिक रीमेक पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका में एक रंगीन व्यक्ति को कास्ट करने का इरादा है। जॉर्ज बेली। 20 व्यक्तिगत जीवन। बैरिस ने 2000 में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट डॉक्टर रानिया रेनबो एडवर्ड्स बैरिस से शादी की। उनके 6 बच्चे हैं। 21 उनकी पत्नी ने 2014 में तलाक के लिए अर्जी दी और बैरिस ने 2019 में तलाक के लिए अर्जी दी। जोड़े ने सुलह कर ली और दोनों बार अपनी तलाक की याचिका वापस ले ली। बैरिस ने 2022 में दूसरी बार तलाक के लिए अर्जी दायर की। 30 मार्च 2016 को ब्रॉड्स को दिवालियापन से बाहर प्रसिद्ध सोल फूड रेस्तरां श्रृंखला रोस्को हाउस ऑफ चिकन एंड वेफल्स को खरीदने पर विचार करने की सूचना मिली थी। 121 2019 में ब्रॉड्स ने वीडियो गेम व्यवसाय में कदम रखा और अपनी खुद की ई-स्पोर्ट्स लीग बनाई, जिसे गैंगस्टा गेमिंग लीग के नाम से जाना जाता है। 122 7 मार्च 2022 को ये घोषणा की गई कि ब्रॉड्स फेस क्लैन में शामिल हो गया है और उनके निदेशक मंडल का सदस्य होगा। 124 वह अगले वर्ष मार्च में निदेशक मंडल से इस्तीफा दे देंगे। 125
19 दिसंबर 2022 को स्नूप डॉग ने एक पोल चलाकर पूछा कि क्या उन्हें ट्विटर चलाना चाहिए। 2.3 मिलियन उपयोगकर्ताओं में से 81% ने हाँ कहा। 126,127,128 NFT। 21 सितंबर 2021 को स्नूप डॉग ने ट्विटर पर एक विपुल NFT संग्राहक होने का दावा किया, जिसे छद्म नाम कोज़ोमो डी मेडिसा के तहत जाना जाता है। 129/2021 के दावे के बाद एक वॉइस रिपोर्ट में पत्रकारों जॉर्डन पियर्सन और जेसन कोएबलर ने इस दावे का खंडन करते हुए सबूत दिए कि स्नूप डॉग और कोज़ोमो डी मेडिसा एक ही व्यक्ति थे। 130 फरवरी 2023 में क्रिस्टीज के साथ एक साक्षात्कार में मेडिसा ने पहचान उजागर करने को ट्रोलिंग और स्टंट बताया। 131 कलात्मकता। स्नूप डॉग को मुख्य रूप से हिप हॉप 132-133 वेस्ट कोस्ट हिप हॉप 132-134 जी फंक 12,135 और गैंगस्टा रैप कलाकार के रूप में वर्णित किया गया है। 12 कूल मोडी ने अपनी पुस्तक देयर्स अ गॉड ऑन द माइक में ब्रॉड्स को 33वें स्थान पर रखा है और कहा है कि उनके पास अति सुचारू, आरामदायक डिलीवरी है 136 और स्वाद से भरपूर मधुर तुकबंदी। 137 पीटर शॉपिरो ने ब्रॉड्स की डिलीवरी को मोलासिस ड्रॉल 138 के रूप में वर्णित किया है और ऑलम्यूजिक ने उनकी ड्रॉल्ड, लैकोनिक राइमिंग शैली को नोट किया है। 12 कूल मोडी ने स्नूप की शब्दावली के उपयोग को संदर्भित करते हुए कहा कि वह इसे वास्तव में सरल रखता है, वह इसे सरल बनाता है और वह अपनी सरलता में प्रभावी है। 139 ब्रॉड्स को मौके पर ही अपने कुछ गीतों को फ्रीस्टाइल करने के लिए जाना जाता है। पुस्तक हाउ टू रैप में लेडी ऑफ राइज कहती है, जब मैंने उनके करियर की शुरुआत में उनके साथ काम किया तो इस तरह से उनका सामान तैयार हुआ। वह फ्रीस्टाइल करते थे, वह तब लेखक नहीं थे, वह एक फ्रीस्टाइलर थे। 140 और डीओसी का कहना है, स्नूप का रैप वन टेक विली था, लेकिन उनका सारा काम फ्रीस्टाइल था। उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, वह बस आए थे और हंगामा शुरू कर दिया। गाना था शिज़नेट, ये सब फ्रीस्टाइल था। उसने हंगामा करना शुरू कर दिया और जब हम ब्रेक पर पहुंचे तो ड्रे ने मशीन बंद कर दी, कोरस किया और स्नूप को वापस अंदर आने के लिए कहा। उसने पूरे समय ऐसा ही किया रिकॉर्ड। तभी स्नूप जोन में था। 141 पीटर शॉपिरो का कहना है कि ब्रॉड्स ने डीप कवर पर चौंकाने वाले मूल प्रवाह के साथ शुरुआत की, जो दक्षिण लंदन के बजाय दक्षिण कैरोलिना में पैदा हुए स्लिंक रिक की तरह लग रहा था। 142 और उन्होंने कहा कि उन्होंने स्लिंक को कवर करके दिखाया कि उनकी शैली कहाँ से आई, रिक की ला दी दादी। 138 स्नूप के प्रवाह का जिक्र करते हुए कूल मोडी ने उसे खेल में सबसे सहज, मज़ेदार प्रवाहकर्ताओं में से एक कहा है। 137 हाउ टू रैप ये भी नोट करता है कि स्नूप को अपने प्रवाह में सिंकोपेशन का उपयोग करके इसे एक आरामदायक गुणवत्ता देने के लिए जाना जाता है। 143 साथ ही अपने मिश्रित छंदों में लय के साथ जोड़ने के लिए 144 अनुप्रास का उपयोग करते हुए 145 और विरामों के अच्छे उपयोग के साथ विरल प्रवाह का उपयोग करना। 146 ब्रॉड्स ने हिप हॉप कनेक्शन के लिए अपने पसंदीदा रैप एल्बम सूचीबद्ध किए। 10 मिक्समास्टर स्पेड, द जीनियस इज बैक नो। लॉरीन हिल, द मिसएजुकेशन ऑफ लॉरीन हिल 8 आइस क्यूब, डेथ सर्टिफिकेट 7 2 पैक, मी अगेंस्ट द वर्ल्ड 6 द कुख्यात बिग, रेडी टू डाई 5 NWA, स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटनर 4 एरिक बी और रकीम, पेड इन फुल 3 स्लिंक रिक, द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ स्लिंक रिक 2 स्नूप डॉगी डॉग, डॉगी स्टाइल 1 डॉक्टर ड्रे, द क्रॉनिक, ये सबसे बुरी बकवास है। 147 व्यक्तिगत जीवन। अगस्त 2009 में स्नूप डॉग। स्नूप ने 14 जून 1997 को अपनी हाई स्कूल गर्लफ्रेंड शांते टेलर से शादी की। 148 21 मई 2004 को उन्होंने असंगत मतभेदों का हवाला देते हुए टेलर से तलाक के लिए अर्जी दी। 149 हालांकि
जोड़ी ने 12 जनवरी 2008 को दोबारा प्रतिज्ञा की। 150 उनके 3 बच्चे हैं, बेटे कॉडे, जन्म 21 अगस्त 1994, और कॉडेल, जन्म 21 फरवरी 1997, जिन्होंने करियर बनाने के लिए फुटबॉल छोड़ दिया एक फिल्म निर्माता के रूप में, और बेटी कोरी, जन्म 22 जून 1999। 151 लॉरी होलमंड के साथ रिश्ते से स्नूप का एक बेटा जूलियन कोरी ब्रॉड्स, जन्म 1998 भी है। वह R&B गायक ब्रांडी और रे जे 152 और NJPW पेशेवर पहलवान मर्सिडीज मोने के चचेरे भाई हैं। 153-2015 में स्नूप दादा बन गए क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे कॉडे ब्रॉड्स को उनकी प्रेमिका जेसिका काइजर के साथ एक बेटा हुआ था। 154 कॉडे का एक और बेटा था जिसकी जन्म के 10 दिन बाद 25 सितंबर 2019 को मृत्यु हो गई। 155 24 अक्टूबर 2021 को स्नूप की मां बेवली टेट का निधन हो गया। 156 स्नूप ने 2006 में रोलिंग स्टोन पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया कि अन्य हिप हॉप कलाकारों के विपरीत, जिन्होंने सतही तौर पर दलाल व्यक्तित्व को अपनाया था, वह 2003 और 2004 में एक वास्तविक पेशेवर दलाल थे। उन्होंने कहा, वह गंदगी मेरी स्वाभाविक इच्छा थी और एक बार मैं इससे जुड़ गया, यह मज़ेदार हो गया। यह मेरे लिए लेअप्स शूट करने जैसा था। मैं हर बार उन्हें बना रहा था। भांग का प्रयोग। अपने करियर की शुरुआत से ही स्नूप एक प्रतिष्ठित कैनबिस धूम्रपान करने वाला व्यक्ति रहा है, जिससे यह उसकी छवि के ट्रेडमार्क में से एक बन गया है। 2002 में उन्होंने घोषणा की कि वह हमेशा के लिए भांग छोड़ रहे हैं। 157 ये लंबे समय तक नहीं चला, एक स्थिति जिसे 2004 में एडम सैंडलर की फिल्म 50 फर्स्ट डेट्स में प्रसिद्ध रूप से संदर्भित किया गया था, और 2013 में उन्होंने एक दिन में लगभग 80 कैनबिस ब्लंट धूम्रपान करने का दावा किया। 158 उन्हें कम से कम 2007 से माइग्रेन के इलाज के लिए कैलिफोर्निया में मेडिकल कैनबिस के लिए प्रमाणित किया गया है। 159-160-161-2023 में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की कि वह बहुत विचार करने के बाद धूम्रपान छोड़ रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह सोलो स्टोव नामक धुआं रहित अग्निकुंड को बढ़ावा देने के लिए एक विज्ञापन था। 162,163,164 खेल। स्नूप एक शौकीन खेल प्रशंसक है, जिसमें गृहनगर टीमें लॉस एंजल्स डोजर्स, लॉस एंजल्स लेकर्स और USC ट्रोजन के साथ साथ पिट्सबर्ग स्टीलर्स भी शामिल हैं। 165 उन्होंने कहा है कि उन्होंने 1970 के दशक में अपने दादा के साथ टीम को देखते हुए स्टीलर्स का अनुसरण करना शुरू किया था। 166 वह लास वेगास रेडर्स, लॉस एंजल्स रैम्स और डलास काउबॉय के भी प्रशंसक हैं, जो अक्सर 5 नंबर की जर्सी पहनते हैं और उन्हें रेडर्स प्रशिक्षण शिविरों में देखा गया है। 167 उन्होंने न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के प्रति स्नेह दिखाया है, उन्हें जिलेट स्टेडियम में प्रदर्शन करते देखा गया है। 168-169 वह आइस हॉकी का शौकीन प्रशंसक है। 170 वह NHL के लॉस एंजल्स किंग्स, पिट्सबर्ग पेंगुइन, टोरंटो मैपल लीफ्स और बोस्टन ब्रुइंस के साथ साथ AHL के स्प्रिंगफील्ड इंडियंस की जर्सी भी पहनता है। 1994 संगीत वीडियो जिन एंड जूस। स्नूप को लॉस एंजल्स किंग्स गेम्स में भाग लेते देखा गया है। अपने रियलिटी शो स्नूप डॉग्स फादरहुड में स्नूप और उनके परिवार ने एनाहिम डक्स से हॉकी की शिक्षा प्राप्त की, फिर स्नो इन द हूड एपिसोड में वैंकूवर कैनिग्स के खिलाफ डक्स का उत्साह बढ़ाने के लिए होंडा सेंटर लौट आए। 171 स्नूप वीडियो गेम NHL 20 में अतिथि टिप्पणीकार और वर्ल्ड ऑफ चेल गेम मोड में खेलने योग्य पात्र दोनों के रूप में दिखाई दिए। 172 स्नूप एक प्रमाणित फुटबॉल कोच है और अपने बेटे कोडेल की युवा फुटबॉल टीमों का मुख्य कोच रहा है। 173-174 कोडेल ने लास वेगास, नेवादा में बिशप गॉर्मन हाई स्कूल में वाइड रिसीवर और डिफेंसिव बैक की भूमिका निभाई। कोडेल ने 2014 राज्य चैंपियनशिप टीम में खेला और दक्षिणी कैलिफोर्निया, UCLA, वाशिंगटन, काइल
ओरेगन राज्य से फुटबॉल छात्रवृत्ति के प्रस्ताव प्राप्त किए। ड्यूक और नोट्रे डेम। 175,176,177,178,179 कॉडेल ने 4 फरवरी 2015 को यूसीएलए के लिए खेलने के लिए प्रतिबद्धता जताई और एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 180 14 अगस्त 2015 को यूसीएलए ने घोषणा की कि कॉडेल ने यूसीएलए छोड़ दिया है फुटबॉल टीम अपने जीवन में अन्य जुनून को आगे बढ़ाने के लिए। 181 2022 में स्नूप ने ई-स्पोर्ट्स संगठन फेज क्लैन के साथ निदेशक मंडल और सामग्री निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए। 182-2023 में उन्होंने निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया। 125 2005 से स्नूप डॉग लॉस एंजल्स क्षेत्र में एक युवा फुटबॉल लीग का संचालन कर रहा है। 183 वह लीग में एक कोच हैं और जिस सीजन में उन्होंने कोचिंग दी थी उसे नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री कोच स्नूप में प्रलेखित किया गया था। 2023 अप्रैल फूल्स डे के मजाक के रूप में पिट्सबर्ग स्टीलर्स ने घोषणा की कि उन्होंने स्नूप डॉग को वाइड रिसीवर के रूप में रोस्टर में साइन किया है। स्नूप स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी का प्रशंसक है। 184 दोस्तों मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 26 जनवरी 2024 को इसे रिलीज़ किया गया था और टोटल मूवी की लेंथ 93 मिनट है, यानी कि एक तरह से ठीक ठाक मूवी की लेंथ है और इसे मेन बनाया गया है इंग्लिश के अंदर और 30 मिलियन इसका बजट है। दोस्तों इंडिया के अंदर इसे हिंदी में अभी लॉन्च नहीं किया गया है, बाकी कई अपडेट निकल कर आ रही है तो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और साथ ही साथ ये एक तरह से इंग्लिश में अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर और आगे चलकर इसके बारे में सारी कुछ जानकारी आपको देता हूँ। बाकी आप प्राइम वीडियो पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कि कौन कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप अपनी कंट्री चूज़ करके। तो बाकी अब आगे मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूँ। केल्विन कॉडोज़र ब्रॉड्स जूनियर BRODS जन्म 20 अक्टूबर 1971, जिन्हें पेशेवर रूप से स्नूप डॉग, पहले स्नूप डॉगी डॉग और संक्षेप में स्नूप लायन के नाम से जाना जाता है, नोट 1 एक अमेरिकी रैपर और अभिनेता हैं। उनकी प्रारंभिक प्रसिद्धि 1992 में डॉक्टर ड्रे के पहले एकल डीप कवर और फिर उसी वर्ष ड्रे के पहले एल्बम द क्रॉनिक में अतिथि भूमिका के बाद हुई। ब्रॉड्स ने तब से संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 मिलियन से अधिक एल्बम और दुनिया भर में 35 मिलियन एल्बम बेचे हैं। 3-4 उनकी प्रशंसाओं में एक अमेरिकी संगीत पुरस्कार, एक प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कारों में 17 नामांकन शामिल हैं। ब्रॉड्स का पहला स्टूडियो एल्बम डॉगी स्टाइल 1993 डॉक्टर ड्रे द्वारा निर्मित डेथ रो रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था और बिलबोर्ड 200 में नंबर 1 पर शुरू हुआ था। अपने पहले सप्ताह में 800,000 प्रतियां बेचकर एल्बम को अगले वर्ष चौगुनी प्लेटिनम प्रमाणित किया गया और एकल व्हाट्स माय नेम और जिन एंड जूस को जन्म दिया। 1994 में डेथ रो रिकॉर्ड्स ने लघु फिल्म मर्डर वाज द केस के लिए ब्रॉड्स द्वारा एक साउंड ट्रैक जारी किया जिसमें उन्होंने अभिनय किया। 1996 में उनके दूसरे एल्बम था डॉगफादर को भी इसी तरह की सफलता मिली। इससे पहले उनके प्रमुख एकल के रूप में सफल एकल स्नूप सबसाइड या हेड चार्ली विल्सन अभिनीत आया था। अगले वर्ष एल्बम को डबल प्लैटिनम प्रमाणित किया गया। जनवरी 1998 में डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ने के बाद ब्रॉड्स ने नो लिमिट रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए, जिसमें 3 एल्बम जारी किए गए। द गेम इज टू बी सोल्ड, नॉट टू बी टोल्ड 1998, नो लिमिट टॉप डॉग 1999 और था लास्ट मील 2000। 2002 में उन्होंने पेड था कॉस्ट टू बी द बॉस 2002 को रिलीज करने के लिए प्रायोरिटी कैपिटल और EMI रिकॉर्ड्स के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2004 में उन्होंने अपने अगले 3 एल्बम R&G, रिदम एंड गैंगस्टा, द मास्टरपीस 2004, था ब्लू कार्पेट ट्रीटमेंट 2006 और एगो ट्रिपिन 2008 जारी करने के लिए गैफन रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। पूर्व एल्बम ने ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट फेरल की विशेषता के साथ बिलबोर्ड हॉट 100 पर पहुंचने वाला अपना पहला एकल बनाया। वह मेलिस
एन वंडरलैंड 2009 और डॉक्यूमेंट्री 2011 को रिलीज करने के लिए क्रमशः प्रायोरिटी और कैपिटल में लौट आए। इस बीच ब्रॉड्स ने मोशन पिक्चर्स में अभिनय किया और कई टेलीविजन शो की मेजबानी की, जिनमें डॉगी फिजल टेलीविजन, स्नूप डॉग के फादरहुड और डॉग आफ्टर डार्क शामिल हैं। सितंबर 2009 में EMI ने उन्हें पुनः सक्रिय प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। 5. 2012 में जमैका की यात्रा के बाद ब्रॉड्स ने रस्ताफारी और एक नए उपनाम स्नूप लान में रूपांतरण की घोषणा की। नए उपनाम के तहत उन्होंने 2013 की शुरुआत में अपने जमैका अनुभव के बारे में एक रैगे एल्बम रीइंकार्नेटेड और इसी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। उनका 13वां स्टूडियो एल्बम बुश 2015 पूरी तरह से लगातार सहयोगी फेरल द्वारा निर्मित किया गया था, जबकि उनका 14वां स्टूडियो एल्बम कूलेड 2016 को उसी वर्ष रिलीज किया गया था, जब उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम के सेलिब्रिटी विंग में शामिल किया गया था। 6 2018 में ब्रॉड्स पुनर्जन्म ईसाई बन गया और उसी वर्ष मार्च में अपना पहला सुसमाचार एल्बम बाइबल ऑफ लव जारी किया। 7 उसी वर्ष नवंबर में ब्रॉड्स को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार दिया गया। 8 2022 में ब्रॉड्स ने MNRK म्यूजिक ग्रुप, जिसे पहले इवन म्यूजिक के नाम से जाना जाता था, से डेथ रो रिकॉर्ड्स हासिल किए और अपना 19वां स्टूडियो एल्बम BODR 2022 जारी किया। स्वतंत्र रूप से रिलीज आई वाना थैंक मी 2019 और फ्रॉम से पहले था स्ट्रीट्स 2 था स्वीट्स 2021। 9. प्रारंभिक जीवन। केल्विन कॉडोजर ब्रॉड्स जूनियर का जन्म 20 अक्टूबर 1971 को कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच में वर्नेल वनाडो और बेवली टेट के यहाँ हुआ था। 10-11 वर्नेल, जो वियतनाम युद्ध के अनुभवी गायक और मेल वाहक थे, ने अपने जन्म के 3 महीने बाद ही परिवार छोड़ दिया और इस प्रकार उनका नाम उनके सौतेले पिता केल्विन कॉडोजर ब्रॉड्स सीनियर 1948-1984 के नाम पर रखा गया। 12 उनके पिता उनके जीवन से काफी हद तक अनुपस्थित रहे। एक लड़के के रूप में उसकी मां ने उसके प्यार और पीनट्स के कार्टून चरित्र की समानता के कारण उसका उपनाम स्नूपी रखा था। 13 वह अपनी मां के 3 बेटों में दूसरे नंबर का था। 1975 में उनकी मां और सौतेले पिता का तलाक हो गया। 10 जब ब्रॉड्स बहुत छोटे थे, तब उन्होंने गोलगोथा ट्रिनिटी बैप्टिस्ट चर्च में गाना और पियानो बजाना शुरू किया। 6ठी कक्षा में उन्होंने रैप करना शुरू किया। 14-15 एक बच्चे के रूप में ब्रॉड्स ने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए कैंडी बेची, समाचार पत्र वितरित किए और किराने का सामान उठाया। उनका वर्णन एक समर्पित छात्र और उत्साही चर्च गोअर, गाना बजाने वालों और फुटबॉल में सक्रिय होने के रूप में किया गया था। ब्रॉड्स ने 1993 में कहा था कि अपनी मां के निवारक प्रयासों के बावजूद उसने किशोरावस्था में ही गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होना और गिरोह में शामिल होना शुरू कर दिया था। 16. ब्रॉड्स स्कूल में अक्सर रैप करता था। जैसा कि उन्होंने याद किया, जब मैं स्कूल में हॉलवे में रैप करता था तो मैं इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेता था कि प्रिंसिपल को लगता था कि कोई लड़ाई हो रही है। इससे मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पास एक उपहार है। मैं बता सकता था कि मेरे रैप लोगों में दिलचस्पी थी और इससे मेरी खुद में दिलचस्पी बढ़ी। 16. एक किशोर के रूप में ब्रॉड्स को अक्सर कानून से परेशानी होती थी। वो लॉन्ग बीच के ईस्ट साइड पड़ोस में रोलिन 20 क्रिप्स गिरोह का सदस्य था। 17. हालांकि 1993 में उन्होंने लगातार पुलिस और मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए कहा कि वह कभी किसी गिरोह में शामिल नहीं हुए। 14. 1989 में लॉन्ग बीच पॉलिटेक्निक हाई स्कूल में हाई स्कूल से स्नातक होने के कुछ ही समय बाद उन्हें कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले 3 वर्षों तक उन्हें अक्सर जेल में रखा गया, जिसमें वेसाइड जेल भी शामिल था। 12. अपने 2 चचेरे भाइयों नैट डॉग और लिल आधा डेड और दोस्त वॉरेन जी के साथ उन्होंने घर पर बने टेप रिकॉर्ड किए। चारों ने उस समय अपने मूल लॉन्ग बीच के क्षेत्र कोड के आधार पर अपने समूह का नाम 213 रखा।
एन वोग द्वारा होल्ड ऑन पर स्नूप की शुरुआती एकल फ्रीस्टाइल में से एक मिक्सटेप पर थी जो अचानक डॉक्टर ड्रे के साथ समाप्त हो गई। प्रभावशाली निर्माता नमूने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 1991 में अपने लेबल डेथ रो रिकॉर्ड्स, तब फ्यूचर शॉक के नाम से जाना जाता था, के ऑडिशन के लिए स्नूप को बुलाया। पूर्व NWA सहयोगी अमेरिकी रैपर ट्रेसी लिन करी, जिन्हें द डॉग के नाम से जाना जाता है, ने उन्हें अपने गीतों की संरचना करना और विषयों को छंद, हुक और कोरस में अलग करना सिखाया। 18 संगीत व्यवसाय 1992-1998 डेथ रो, डॉगी स्टाइल और था डॉग फादर। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो ब्रॉड्स ने मंच का नाम स्नूप डॉगी डॉग रखा। डॉक्टर ड्रे ने उनके साथ काम करना शुरू किया, पहले 1992 की फिल्म डीप कवर के थीम गीत पर और फिर डॉक्टर ड्रे के पहले एकल एल्बम द क्रॉनिक पर अपने पूर्व प्रारंभिक समूह था डॉग पाउंड के अन्य सदस्यों के साथ। इस गहन प्रदर्शन ने स्नूप डॉग के पहले एल्बम डॉगी स्टाइल को आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 1998 में स्नूप डॉग वेस्ट कोस्ट जी फंक हिप हॉप के उत्थान को बढ़ावा देते हुए एकल हु एम आई, व्हाट्स माई नेम और जिन एंड जूस संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 10 सबसे ज्यादा बजाए जाने वाले गानों में पहुंच गए और एल्बम शीर्ष पर बना रहा कई महीनों के लिए बिलबोर्ड चार्ट। 12 गैंगस्टर रैप सेंसरशिप और लेबलिंग के बारे में बहस का केंद्र बन गया। स्नूप डॉग को अक्सर हिंसक और स्त्री द्वेषी संगीतकारों के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 19 संगीत पत्रकार चक फिलिप्स के अनुसार अधिकांश कठोर गैंगस्टर रैप कलाकारों के विपरीत स्नूप डॉग अपना नर्म पक्ष दिखाते दिखे। रोलिंग स्टोन के संगीत समीक्षक टूरे ने दावा किया कि अन्य रैपर्स की तुलना में स्नूप की आवाज़ अपेक्षाकृत नर्म थी। स्नूप की गायन शैली उसे अलग करने वाली चीज़ का हिस्सा है। जहां कई रैपर्स चिल्लाते हैं, आलंकारिक और शाब्दिक रूप से, वह धीरे से बोलता है। 14 द क्रॉनिक की तरह डॉगी स्टाइल में डैज डिलिंजर, कुरूप, नेट डॉग और अन्य सहित डेथ रो लेबल पर हस्ताक्षरित या संबद्ध कई रैपर्स शामिल थे। 1993 में ब्रॉड्स पर प्रतिद्वंद्वी गिरोह के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या करने के लिए प्रथम डिग्री हत्या का आरोप लगाया गया था, जो वास्तव में स्नूप के अंगरक्षक द्वारा मारा गया था। 20 ब्रॉड्स को 20 फरवरी 1996 को बरी कर दिया गया था। ब्रॉड्स के अनुसार बरी होने के बाद वह गैंगस्टर जीवनशैली जीना जारी नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि उसके व्यवहार को जारी रखने से उसकी हत्या हो जाएगी या जेल की सजा हो जाएगी। 21 स्नूप डॉग की हत्या के मुकदमे के बारे में एक लघु फिल्म मर्डर वाज द केस 1994 में एक साउंडट्रैक के साथ रिलीज हुई थी। 6 जुलाई 1995 को स्नूप डॉग द्वारा स्थापित एक रिकॉर्ड लेबल डॉगी स्टाइल रिकॉर्ड्स इंक को कैलिफोर्निया के राज्य सचिव के साथ व्यावसायिक इकाई संख्या C1,923,139 के रूप में पंजीकृत किया गया था। 22 उनके बरी होने के बाद स्नूप और उनके बेटे की मां अपने 20 पिटबुल समूह के साथ कैलिफोर्निया के क्लेमोंट की पहाड़ियों में 5000 वर्ग फुट 460 मीटर 2 के घर में रहने चले गए और अगस्त 1996 तक डॉगी स्टाइल रिकॉर्ड्स की सहायक कंपनी बन गई। डेथ रो रिकॉर्ड्स ने गैप बैंड चार्ली विल्सन को अपने पहले कलाकारों में से एक के रूप में साइन किया। 23 उन्होंने 1996 के एकल अमेरिकाज मोस्ट वांटेड के 2 में साथी रैप कलाकार टुपाक शकूर के साथ सहयोग किया। जीवित रहते हुए ये शकूर के अंतिम गीतों में से एक था। 7 सितंबर 1996 को लास वेगास में उन्हें गोली मार दी गई। 6 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। 2001 में मैनार्ड जेम्स कीनन के साथ स्नूप डॉग बाएं नवंबर 1996 में जब स्नूप डॉग का दूसरा एल्बम था डॉगफादर रिलीज हुआ, तब तक एक गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगस्टर जीवन जीने की कीमत बहुत स्पष्ट हो गई थी। हिप हॉप उद्योग की कई उल्लेखनीय मौतों और सजाओं में स्नूप डॉग के दोस्त और लेबलमेट टुपैक शकूर की मौत और डेथ रो के सह संस्थापक सूच नाइट पर धोखाधड़ी का अभियोग शामिल था। 12 डॉक्टर
ड्रे ने अनुबंध विवाद के कारण 1996 की शुरुआत में डेथ रो छोड़ दिया था, इसलिए स्नूप डॉग ने डेज डिलिंजर और डीजे पूह के साथ था डॉगफादर का सह निर्माण किया। इस एल्बम में डॉगी स्टाइल से शैली का एक अलग बदलाव दिखाया गया है और मुख्य एकल स्नूप सबसाइड या हेड में चार्ली विल्सन के साथ सहयोग दिखाया गया है। यह एल्बम काफी अच्छी तरह से बिका लेकिन अपने पूर्ववर्ती की तरह सफल नहीं रहा था। डॉगफादर का जी फंक शैली के प्रति कुछ हद तक नर्म दृष्टिकोण था। डॉक्टर ड्रे के डेथ रो रिकॉर्ड से हटने के बाद स्नूप को एहसास हुआ कि वह एक आयनक्लाद समय आधारित अनुबंध के अधीन था, अर्थात डेथ रो के पास व्यावहारिक रूप से वह सब कुछ था जो उसने कई वर्षों तक उत्पादित किया था और उसने सूच नाइट के लिए और ट्रैक बनाने से इनकार कर दिया। उनका अनुबंध समाप्त होने तक अपमानजनक फक डेथ रो के अलावा 1998 में नील स्ट्रॉस के साथ एक साक्षात्कार में स्नूप डॉग ने कहा कि हालांकि उनके पूर्व लेबल द्वारा उन्हें भव्य उपहार दिए गए थे, लेकिन उन्होंने उनका रॉयल्टी भुगतान रोक दिया था। 24 ऑलम्यूजिक के स्टीफन थॉमस अल्विन ने कहा कि था डॉगफादर के बाद स्नूप डॉग ने अपनी गैंगस्टा जड़ों से दूर एक शांत गीतात्मक सौंदर्य की ओर बढ़ना शुरू किया। 12 उदाहरण के लिए, स्नूप ने 1997 लोलापालूजा कॉन्सर्ट टूर में भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से वैकल्पिक रॉक संगीत शामिल था। वैरायटी के ट्रॉय जे ऑगस्टो ने देखा कि लोलापालूजा में स्नूप के सेट ने दर्शकों को बहुत अधिक नृत्य और अजीब बात है, यहाँ तक कि एक छोटा सा मॉश पिट भी आकर्षित किया। 25 1998-2006 बिना किसी सीमा के हस्ताक्षर और निरंतर सफलता। स्नूप डॉग 2005 में अमेरिकी सैन्य सदस्यों के लिए हवाई में प्रदर्शन कर रहे थे। स्नूप ने मार्च 1998 में मास्टर पीके नो लिमिट रिकॉर्ड्स, प्रायोरिटी EMI रिकॉर्ड्स द्वारा वितरित के साथ हस्ताक्षर किए और उस वर्ष के अंत में द गेम इज टू बी सोल्ड नॉट टू बी टोल्ड के साथ लेबल पर शुरुआत की। उन्होंने उस समय कहा था कि स्नूप डॉग सार्वभौमिक है, इसलिए वह किसी भी शिविर में फिट हो सकता है, विशेष रूप से एक ऐसा शिविर जो जानता है कि कैसे हाथ से चीजें बनाई जाती हैं। और कोई सीमा नहीं, हाथ सामग्री बनाते हैं। वे कलाकार के लिए उपयुक्त सामग्री बनाते हैं और वे जानते हैं कि स्नूप डॉक्टर गा को किस प्रकार की चीज पर काम करना चाहिए। यही कारण है कि यह इतना कड़ा है। सिक 26 नो लिमिट पर उनके अन्य एल्बम 1999 में नो लिमिट टॉप डॉग 1510,000 से अधिक प्रतियां बिकी और 2000 में था लास्ट मील 2100,000 से अधिक प्रतियां बिकी थे। 1999 में उनकी आत्मकथा था डॉगफादर प्रकाशित हुई थी। 2002 में उन्होंने प्रायोरिटी कैपिटल EMI पर एल्बम पेड था कॉस्ट टू बी द बो $$ जारी किया, जिसकी 1310,000 से अधिक प्रतियां बिकी। इस एल्बम में हिट एकल फ्रॉम था चर्च टू द पैलेस और ब्यूटीफुल शामिल थे, जिसमें फैरल ने अतिथि गायन प्रस्तुत किया था। उसी वर्ष उन्होंने जमीन डुप्री द्वारा वेलकम टू अटलांटा के रीमिक्स में अभिनय किया। अपने करियर के इस चरण तक स्नूप डॉग ने अपनी गैंगस्टर छवि को पीछे छोड़ दिया था और दलाल की छवि अपना ली थी। जून 2004 में स्नूप ने गैफन रिकॉर्ड्स, स्टार ट्रैक एंटरटेनमेंट के साथ अनुबंध किया। दोनों को इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स द्वारा वितरित किया गया। स्टार ट्रैक का नेतृत्व निर्माता जोडी नेपच्यून्स द्वारा किया जाता है। 27 जिसने स्नूप की 2004 रिलीज R&G रिदम एंड गैंगस्टा द मास्टरपीस के लिए कई ट्रैक तैयार किए। एल्बम से रिलीज किया गया पहला एकल ड्रॉप इट लाइक इट्स हॉट फैरल पर आधारित हिट रहा और नंबर 1 पर पहुंचने वाला स्नूप डॉग का पहला एकल बन गया। उनकी तीसरी रिलीज साइंस थी, जिसमें जस्टिन टिम्बरलेक और चार्ली विल्सन शामिल थे, जिसने यूके चार्ट में नंबर 2 पर प्रवेश किया। ये यूके चार्ट में उनकी अब तक की सबसे ऊंची प्रविष्टि थी। एल्बम की अकेले अमेरिका में 1730,000 प्रतियां बिकीं और इसके अधिकांश एकल रेडियो और टेलीविजन पर खूब बजाए गए। स्नूप डॉग ने वॉरेन जी और नेट डॉग के साथ मिलकर ग्रुप 213 बनाया और 2004 में द हार्ड वे रिलीज किया।
बिलबोर्ड 200 पर नंबर 4 पर और टॉप R&B हिप हॉप एल्बम में नंबर 1 पर डेब्यू करते हुए इसमें सिंगल ग्रुपी शामिल था। लव, स्नूप डॉग को उनके ट्विस्ट टेड ट्रांजिस्टर के संगीत वीडियो में साथी रैपर्स लिल जॉन, एक्सिबिट और डेविड बैनर के साथ दिखाई दिए। स्नूप डॉग आइस क्यूब के 2006 एल्बम लाफ नाउ क्राई लेटर के 2 ट्रैक पर दिखाई दिए, जिनमें गो टू चर्च भी शामिल है, और उसी वर्ष था डॉग पाउंड के कैली इज एक्टिव के कई ट्रैक पर भी। उनका गाना रियल टॉक 2006 की गर्मियों में इंटरनेट पर लीक हो गया था और बाद में एक वीडियो इंटरनेट पर जारी किया गया था। रियल टॉक पूर्व क्रिप्स नेता स्टैनली टूकी विलियम्स को समर्पित था और एक डिस कैलिफोर्निया के गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को समर्पित था। 2 अन्य एकल जिन पर स्नूप ने अतिथि प्रदर्शन किया था, वे थे $2 होर ट द्वारा कीप बाउंसिंग, ब्लैक आइड पीस के विल आई एम के साथ भी, और कूलियो द्वारा गैंगस्टा वॉक। स्नूप का 2006 एल्बम था ब्लू कारपेट ट्रीटमेंट बिलबोर्ड 200 पर नंबर 5 पर शुरू हुआ और इसकी 850,000 से अधिक प्रतियां बिकीं। एल्बम और आर केली के दूसरे एकल दैट्स दैट शिट को आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। एल्बम में उन्होंने एकल कैंडी, ड्रिपिन, लाइक वाटर पर E40 और अन्य वेस्ट कोस्ट रैपर्स के साथ एक वीडियो में सहयोग किया। 2007-2012 एगो ट्रिपिन, मैलिस एंड वंडरलैंड और डॉगोमेंट्री। जुलाई 2007 में स्नूप डॉग ने एकल इट्स द डॉग के रूप में रिलीज होने से पहले किसी ट्रैक को रिंगटोन के रूप में रिलीज करने वाले पहले कलाकार बनकर इतिहास रच दिया। 7 जुलाई 2007 को स्नूप डॉग ने लाइव अर्थ कॉन्सर्ट हैम्बर्ग में प्रदर्शन किया। 28 स्नूप डॉग ने भारतीय फिल्म सिंग इज किंग के लिए अपने पहले रैप के साथ बॉलीवुड के लिए गायन में कदम रखा है। गाने का टाइटल भी सिंग इज किंग है। वह फिल्म में स्वयं के रूप में दिखाई देते हैं। 29 इस गाने वाला एल्बम 8 जून 2008 को जंगली म्यूजिक रिकॉर्ड्स पर जारी किया गया था। 30 उन्होंने अपना 9वां स्टूडियो एल्बम एगो ट्रिपिन अमेरिका में 400,000 प्रतियां बिकी जारी किया, साथ ही पहला एकल सेक्सुअल इरप्शन भी जारी किया। सिंगल बिलबोर्ड 100 पर नंबर 7 पर पहुंच गया, जिसमें स्नूप ने ऑटोट्यून का उपयोग किया। एल्बम में QDT क्विक डॉग टेडी का प्रोडक्शन शामिल था। स्नूप को प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स में एक कार्यकारी पद पर नियुक्त किया गया था। उनका 10वां स्टूडियो एल्बम मैलिस एंड वंडरलैंड 8 दिसंबर 2009 को रिलीज हुआ था। एल्बम का पहला एकल गैंगस्टा लव, जिसमें द ड्रीम शामिल था, बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 35 पर पहुंच गया। एल्बम की शुरुआत नंबर 1 पर हुई। बिलबोर्ड 200 पर 2007-2012 एगो ट्रिपिन, मैलिस एंड वंडरलैंड और डॉगोमेंट्री। जुलाई 2007 में स्नूप डॉग ने एकल इट्स द डॉग के रूप में रिलीज होने से पहले किसी ट्रैक को रिंगटोन के रूप में रिलीज करने वाले पहले कलाकार बनकर इतिहास रच दिया। 7 जुलाई 2007 को स्नूप डॉग ने लाइव अर्थ कॉन्सर्ट हैम्बर्ग में प्रदर्शन किया। 28 स्नूप डॉग ने भारतीय फिल्म सिंग इज किंग के लिए अपने पहले रैप के साथ बॉलीवुड के लिए गायन में कदम रखा है। गाने का टाइटल भी सिंग इज किंग है। वह फिल्म में स्वयं के रूप में दिखाई देते हैं। 29 इस गाने वाला एल्बम 8 जून 2008 को जंगली म्यूजिक रिकॉर्ड्स पर जारी किया गया था। 30 उन्होंने अपना 9वां स्टूडियो एल्बम एगो ट्रिपिन अमेरिका में 400,000 प्रतियां बिकी जारी किया, साथ ही पहला एकल सेक्सुअल इरप्शन भी जारी किया। सिंगल बिलबोर्ड 100 पर नंबर 7 पर पहुंच गया, जिसमें स्नूप ने ऑटोट्यून का उपयोग किया। एल्बम में QDT क्विक डॉग टेडी का प्रोडक्शन शामिल था। स्नूप को प्रायोरिटी रिकॉर्ड्स में एक कार्यकारी पद पर नियुक्त किया गया था। उनका 10वां स्टूडियो एल्बम मैलिस एंड वंडरलैंड 8 दिसंबर 2009 को रिलीज हुआ था। एल्बम का पहला एकल गैंगस्टा लव, जिसमें द ड्रीम शामिल था, बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 35 पर पहुंच गया। एल्बम की शुरुआत नंबर 1 पर हुई। बिलबोर्ड 200 पर 23 पहले सप्ताह में 61,000 प्रतियां बिकी
जिससे यह उनका सबसे कम चार्टिंग एल्बम बन गया। उनका तीसरा एकल आई वाना रॉक बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 41 पर पहुंच गया। मालिस एंड वंडरलैंड का चौथा एकल, जिसका शीर्षक प्रोंटो था, जिसमें सोल्जा बॉय टेल एम शामिल था, 1 दिसंबर 2009 को आईट्यून्स पर जारी किया गया था। स्नूप ने मोर मैलिस नाम से एल्बम को पुनः जारी किया। स्नूप ने कैटी पेरी के साथ कैलिफोर्निया गर्ल्स पर सहयोग किया, जो उनके एल्बम टीनेज ड्रीम का पहला एकल था, जिसे 7 मई 2010 को रिलीज किया गया था। 31 स्नूप को डॉक्टर ड्रे के ट्रैक फ्लैशिंग और कुरेन पर भी सुना जा सकता है। $Y का गाना सीट चेंज उन्हें ऑस्ट्रेलियाई गायिका जेसिका माबॉय के एक नए एकल में भी दिखाया गया था, जिसका शीर्षक था गेट एम गर्ल्स, सितंबर 2010 में रिलीज। स्नूप का नवीनतम प्रयास अमेरिकी रिकॉर्डिंग कलाकार एमी को उसके दूसरे एकल शीर्षक मिस्टर रोमियो मैजिक के अनुवर्ती के रूप में 26 अक्टूबर 2010 को रिलीज के लिए समर्थन देना था। स्नूप ने अमेरिकी कॉमेडी मंडली लोनली आइलैंड के साथ उनके 2011 एल्बम टटलनेक एंड चैन के गीत टटलनेक एंड च ना में भी सहयोग किया। स्नूप डॉग का 11वां स्टूडियो एल्बम डॉगुमेंट्री है। मार्च 2011 के दौरान अंतिम शीर्षक डॉगुमेंट्री के तहत रिलीज होने से पहले एल्बम को डॉग स्टाइल 2 था डॉगुमेंट्री और डॉगुमेंट्री म्यूजिक 0020 सहित कई अस्थायी शीर्षकों से गुजरना पड़ा। 32 स्नूप को गोरिल्लाज के एल्बम प्लास्टिक बीच में एक ट्रैक पर दिखाया गया था। आपका स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ द प्लास्टिक बीच हिप्नोटिक ब्रास एंसेंबल के साथ। उन्होंने उनके साथ समथिंग लाइक दिस नाइट शीर्षक से एक और ट्रैक भी पूरा किया, जो प्लास्टिक बीच पर दिखा नहीं देता है, फिर भी डॉगुमेंट्री पर दिखाई देता है। वह नवीनतम टेक N9 ने एल्बम ऑल 6 स एंड 7 जून 2011 को रिलीज में पोर्नोग्राफिक नामक ट्रैक पर भी दिखाई देते हैं, जिसमें E40 और क्रिस कालिको भी शामिल हैं। 2012-2013 पुनर्जन्म और 7 डेज ऑफ फंक। स्नूप डॉग स्नूप लान के रूप में 2013 4 फरवरी 2012 को स्नूप डॉग ने अपने नए आगामी स्टूडियो एल्बम रीइंकार्नेटेड के साथ एक डॉक्यूमेंट्री रीइंकार्नेटेड की घोषणा की। फिल्म 21 मार्च 2013 को रिलीज हुई थी। एल्बम 23 अप्रैल 2013 को रिलीज होने वाली थी। 20 जुलाई 2012 को स्नूप डॉग ने छद्म नाम स्नूप लान के तहत एक नया रैगे सिंगल ला 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 रिलीज किया। 33 अन्य गीतों को भी एल्बम में शामिल करने की घोषणा की गई। नो गन्स अलाउड, एस्ट्रेज एंड हार्टब्रेक्स और होडर टाइम्स। 31 जुलाई 2012 को स्नूप ने एक नया स्टेज नाम स्नूप लान पेश किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि जमैका में एक रस्ताफारी पादरी ने उनका नाम स्नूप लान रखा था। 35 फ्रैंक ओसियन के आने के जवाब में स्नूप ने कहा कि हिप हॉप एक समलैंगिक रैपर को स्वीकार करने के लिए तैयार है। 36 स्नूप ने 2012 के फाइटिंग गेम टेक्केन टैग टूर्नामेंट 2 के लिए एक मूल गाना रिकॉर्ड किया, जिसका शीर्षक था नॉक एम डाउन, और द स्नूप डॉग स्टेज क्षेत्र में एक गैर बजाने योग्य चरित्र के रूप में एक विशेष उपस्थिति बनाता है। 38 उसी वर्ष सितंबर में स्नूप ने जॉर्ज क्लिंटन के फंकडेलिक के प्रभाव को बताते हुए डीजे स्नूपेडेलिक उपनाम के तहत लूज जॉइंट्स नामक इलेक्ट्रॉनिक संगीत का एक संकलन जारी किया। 39 द फेडर पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में स्नूप ने कहा, स्नूप लान, स्नूप डॉग, डीजे स्नूपडेलिक वे केवल एक ही चीज जानते हैं, ऐसा संगीत बनाएं जो कालातीत और धमाकेदार हो। 39 दिसंबर 2012 में स्नूप ने रीइंकार्नेटेड से अपना दूसरा एकल हियर कम्स द किंग रिलीज किया। ये भी घोषणा की गई कि स्नूप ने 2013 की शुरुआत में रीइंकार्नेटेड को रिलीज करने के लिए आसिया रिकॉर्ड्स के साथ एक समझौता किया। 40 इसके अलावा दिसंबर 2012 में स्नूप डॉग ने था डॉग पाउंड के साथ एक सहयोगी रैप मिक्सटेप दैट्स माई वर्क जारी किया। 17 जून को हिप हॉप वीकली के साथ एक साक्षात्कार में निर्माता सिंबोलिक 1 ने घोषणा की कि स्नूप अपने रैप उपनाम स्नूप डॉग के तहत अपने अंतिम एल्बम पर काम कर रहा था,
मैं स्नूप के साथ काम कर रहा हूँ, वो वास्तव में स्नूप डॉग के रूप में अपने आखिरी एकल एल्बम पर काम कर रहा है। 42 सितंबर 2013 में स्नूप ने अपने बेटों के साथ था ब्रॉड्स बॉयज के रूप में रॉयल फैम नामक एक सहयोग एल्बम जारी किया। 28 अक्टूबर 2013 को स्नूप डॉग ने डीजे ड्रामा द्वारा होस्ट किया गया दैट्स माई वक 2 नामक एक और मिक्स्ड पर जारी किया। 44 स्नूप ने संगीतकार डेम फंक के साथ 7 डेज ऑफ फंक नामक एक फंक जोड़ी बनाई और 10 दिसंबर 2013 को अपना पहला एल्बम जारी किया। 2014-2017 बुश, कूलेड और नेवा लेफ्ट। अगस्त 2014 में एक क्लिप ऑनलाइन सामने आई जिसमें स्नूप द्वारा फेरल के लिए रिकॉर्ड किए गए गाने का एक पूर्वावलोकन दिखाया गया था। 45 स्नूप का फेरल विलियम्स निर्मित एल्बम बुश 12 मई 2015 को रिलीज हुआ था। 46 पहला एकल पीचेस एंड क्रीम 10 मार्च 2015 को रिलीज हुआ था। 13 जून 2016 को स्नूप डॉग ने अपने एल्बम कूलेड की रिलीज की तारीख की घोषणा की, जो 1 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। 47 उन्होंने आखिरी बार 28 जुलाई 2016 को फिली की इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में दानदाताओं के लिए एक एकता पार्टी का आयोजन किया था। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दिन 48 1 मार्च 2017 को उनके अपने डॉगी स्टाइल रिकॉर्ड्स के माध्यम से रिलीज किया गया। प्रॉमिस यू दिस इसी नाम के एल्बम पर आधारित उनकी आगामी कूलेड फिल्म की रिलीज से पहले है। स्नूप डॉग ने मई 2017 में अपना 15वां स्टूडियो एल्बम नेवा लेफ्ट जारी किया। 49 2018-2021 बाइबल ऑफ लव, आई वॉन्ट थैंक मी और फ्रॉम था स्ट्रीट्स 2 था सूट्स। उन्होंने 16 मार्च 2018 को बाइबल ऑफ लव नामक एक सुसमाचार एल्बम जारी किया। 50-51 स्नूप कोचला में जमीरोक्वाई के साथ प्रदर्शन कर रहा है। अप्रैल 2018 में स्नूप ने कोचला में एसिड जैज और फंक बैंड जमीरोक्वाई के साथ प्रदर्शन किया। स्नूप को जून 2018 में रिलीज गोरिल्लाज एल्बम द नाउ नाउ में जेमी प्रिंसिपल के साथ हॉलीवुड नामक ट्रैक पर दिखाया गया था। 52 नवंबर 2018 में स्नूप डॉग ने अपने पफ पफ पास दौरे की योजना की घोषणा की, जिसमें बोन ठग्स एंड हार्मनी, $2 होट, वॉरेन जी, कुरूप और अन्य शामिल हैं। ये दौरा 24 नवंबर से 5 जनवरी तक चला। 8 स्नूप डॉग को लिल डिकी के अप्रैल 2019 के एकल अर्थ में दिखाया गया था, जहां उन्होंने गाने के बोल और एनिमेटेड वीडियो दोनों में मारिजुआना पौधे की भूमिका निभाई थी। 3 जुलाई 2019 को स्नूप डॉग ने अपने आगामी 17वें स्टूडियो एल्बम आई वॉन्ट थैंक मी का शीर्षक ट्रैक जारी किया। 54-55 एल्बम 16 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। 56 स्नूप डॉग ने वियतनामी गायक सोन तुंग एमटीपी के साथ हे ट्राओ चोअन, गिव इट टू मी में सहयोग किया, जो आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था 1 जुलाई 2019 को। 57-3 अक्टूबर 2019 तक संगीत वीडियो को यूट्यूब पर 158 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। 2020 की शुरुआत में ये घोषणा की गई थी कि स्नूप ने अपने आई वाना थैंक यू एल्बम और इसी नाम की डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में अपने दौरे को पुनर्निर्धारित किया था। दौरे को फरवरी 2021 में शुरू करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। 58 मई 2020 में स्नूप ने बांदा सिनालोएंस डी सर्जियो लिजरागा के सहयोग से क्यू माल्डिशन गीत जारी किया, जो बिलबोर्ड बबलिंग अंडर हॉट 100 में नंबर 1 पर पहुंच गया। 20 अप्रैल 2021 को स्नूप डॉग ने अपना 18वां स्टूडियो एल्बम फ्रॉम था स्ट्रीट्स 2 था सूट्स जारी किया। इसकी घोषणा 7 अप्रैल 2021 को इंस्टाग्राम के माध्यम से की गई थी। 60 एल्बम को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। 27 सितंबर को द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलनर के प्रसारण पर एक साक्षात्कार के दौरान स्नूप डॉग ने एल्गोरिदम की घोषणा की। एल्बम 19 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। 61 2022 सुपर बाउल एलवीआई हाफटाइम शो प्रदर्शन, बीओडीआर और मिशनरी। स्नूप डॉग ने डॉक्टर ड्रे, एमिनेम,
मैरी जे ब्लिज और केंड्रिक लैमर के साथ सुपर बाउल एलवीआई के हाफ टाइम शो में प्रदर्शन किया। 62 जनवरी 2022 में स्नूप डॉग ने घोषणा की कि वह अपना 19वां स्टूडियो एल्बम BODR उसी दिन रिलीज करेंगे जिस दिन उनका सुपर बाउल हेलटाइम शो प्रदर्शन होगा। 63 हालांकि एल्बम की रिलीज को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया और 11 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया। 64 10 फरवरी 2022 को स्नूप डॉग ने घोषणा की कि उन्होंने डेथ रो रिकॉर्ड्स का अधिग्रहण कर लिया है और लेबल को पुनर्जीवित करने का इरादा रखते हैं। 65 24 जून 2022 को स्नूप डॉग ने एमिनेम के साथ ट्रैक फ्रॉम द डी दो द LBC पर सहयोग किया। उसी दिन एक लाइव एक्शन एनिमेटेड संगीत वीडियो जारी किया गया। 66 उस वर्ष बाद में स्नूप डॉग ने खुलासा किया कि उनका मिशनरी नाम से एक नया एल्बम आ रहा है और यह पूरी तरह से डॉक्टर ड्रे द्वारा निर्मित है। एल्बम डेथ रो आफ्टरमैथ के माध्यम से जारी किया जाएगा। 67-68 अन्य उद्यम ब्रॉड्स अपने पूरे करियर में कई फिल्मों और टेलीविजन एपिसोड में दिखाई दिए हैं। फिल्म में उनकी अभिनीत भूमिकाओं में द वॉश, डॉक्टर ड्रे के साथ और हॉरर फिल्म बोन्स शामिल हैं। उन्होंने 2012 की फिल्म मैक एंड डेविन गो टू हाई स्कूल में रैपर विज खलीफा के साथ सह अभिनय भी किया, जिसके सीक्वल की घोषणा की गई है। 69 फिल्म में उनकी विभिन्न सहायक और कैमियो भूमिकाएं हैं, जिनमें हाफ बेग्ड, ट्रेनिंग डे, स्टास्की एंड हच और ब्रूनो शामिल हैं। रेसलमेनिया 24 में ऑरलैंडो के साइट्रस बाउल में एशले मासारो और टैग टीम पार्टनर मारिया के साथ स्नूप डॉग 30 मार्च 2008। उन्होंने 3 टेलीविजन कार्यक्रमों में अभिनय किया है: स्केच कॉमेडी शो डॉगी फिजल टेलीविजल, 70 वैरायटी शो डॉग आफ्टर डार्क, 71 और रियलिटी शो स्नूप डॉग्स फादरहुड, जिसमें स्नूप की पत्नी और बच्चे भी शामिल हैं। 72 उन्होंने किंग ऑफ द हिल, लास वेगास और मॉन्क के एपिसोड में, रोबोट चिकन के एक एपिसोड में, 73 साथ ही वन लाइफ टू लिव के 3 एपिसोड में अभिनय किया है। 74 उन्होंने फ्लेवर फ्लेव, डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन बीबर के लिए 3 कॉमेडी सेंट्रल रोस्ट्स में भाग लिया है। कैमियो टेलीविजन पर प्रस्तुतियों में द एल वर्ड, वीड्स, एंटोरेज, आई गेट दैट ए लॉट, मॉन्क और द प्राइस इज राइट के एपिसोड शामिल हैं। वो यूट्यूब वीडियो श्रृंखला एपिक रैप बैटल्स ऑफ हिस्ट्री के एक एपिसोड में मूसा के रूप में भी दिखाई दिए हैं। 75 2000 में ब्रॉड्स माइकल जे कोरलियोन के रूप में ने स्नूप डॉग की डॉगी स्टाइल का निर्देशन किया, जो हसलर द्वारा निर्मित एक अश्लील फिल्म थी। हिप हॉप को एक्स रेटेड सामग्री के साथ संयोजित करने वाली यह फिल्म बहुत बड़ी सफल रही और 2002 एवियन अवार्ड्स में वर्ष की सबसे अधिक बिकने वाली रिलीज का पुरस्कार जीता। 76 इसके बाद स्नूप ने 2002 में स्नूप डॉग की हस्टलाज डायरी ऑफ ए पिम्प का निर्देशन किया, उपनाम स्नूप स्कॉर्सेसे का उपयोग करते हुए। 77 ब्रॉड्स ने 2005 में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्नूपेडेलिक फिल्म्स की स्थापना की। उनकी पहली फिल्म बॉस एंड अप थी, जो स्नूप डॉग के एल्बम R&G से प्रेरित फिल्म थी, जिसमें लिल जॉन और ट्रिना ने अभिनय किया था। 78 दिसंबर 2013 में ब्रॉड्स ने जैज पियानो वादक हर्बी हैंकॉक के सम्मान में वार्षिक कैनेडी सेंटर ऑनर्स कॉन्सर्ट में प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के बाद स्नूप ने हिप हॉप का आविष्कार करने का श्रेय हैंकॉक को दिया। 79 कई अवसरों पर ब्रॉड्स बिशप डॉन मैजिक हुआन के समर्थन में प्लेयर्स बॉल पर उपस्थित हुए हैं। 80-81 हुआन स्नूप के वीडियो में बॉस प्लाया, एडिडेक, PIMP, रीमिक्स, नथिन, विदाउट मी और ए पिम्प्स क्रिसमस सॉन्ग के लिए दिखाई दिए। टेग्रांच डिसेप्ट SF 2015 के पहले दिन स्नूप डॉग मंच पर बोलते हुए। जनवरी 2016 में ब्रॉड्स द्वारा संपूर्ण प्लैनेट अर्थ श्रृंखला का वर्णन करने की आशा में एक change.org याचिका बनाई गई थी। ये याचिका स्नूप द्वारा जिमी किमेल लाइव पर कई प्रकृति क्लिप सुनाए जाने के बाद आई है। 82 अप्रैल 2016 में ब्रॉड्स ने NWA सदस्यों डॉक्टर
ड्रे, आइस क्यूब और MC रेन के पुनर्मिलन के दौरान कोचला में स्ट्रेट आउटा कॉम्पिटनर और फकथा पुलिस का प्रदर्शन किया। 83 उन्होंने फ्लिंट, मिशिगन के लिए एक बास्केटबॉल फंडरेजर होप्स 4 वाटर की मेजबानी की। 84 यह कार्यक्रम 21 मई 2016 को हुआ था और इसका संचालन पूर्व टोरंटो रैप्टर्स स्टार और फ्लिंट के मूल निवासी मॉरिस पीटरसन ने किया था। 84 2016 के पतन में VH1 ने ब्रॉड्स और उसकी दोस्त माथा स्टीवर्ट की विशेषता वाले एक नए शो का प्रीमियर किया, जिसे माथा एंड स्नूप की पोटलक डिनर पार्टी कहा गया, जिसमें गेम, रेसिपी और संगीत अतिथि शामिल थे। 85 ब्रॉड्स और स्टीवर्ट ने बाद में फरवरी 2017 में सुपर बाउल LI के दौरान T-Mobile के लिए एक सुपर बाउल विज्ञापन में एक साथ अभिनय किया। 86 स्टीवर्ट के साथ ब्रॉड्स ने एक तली हुई चिकन रेसिपी भी बनाई, जिसमें अतिरिक्त सामग्री के रूप में बारबेक्यू स्वाद वाले आलू के चिप्स शामिल थे। बैटर में 87 2017 में ब्रॉड्स ने द जोकर वाइल्ड के पुनरुद्धार की मेजबानी की, जिसने जनवरी 2019 में TNT में जाने से पहले TBS पर अपने पहले 2 सीजन बिताए। 88 अक्टूबर 2018 में ब्रॉड्स ने एक कुकबुक फ्रॉम क्रुक टू कुक प्लेटिनम रेसिपीज फ्रॉम था बॉस डॉग्स किचन जारी की, जिसमें स्नूप के पारिवारिक स्टैपल और पसंदीदा आरामदायक खाद्य पदार्थों से प्रेरित 50 व्यंजन शामिल हैं, जिसमें तले हुए बोलोग्ना सैंडविच और बेग्ड मैक और पनीर से सब कुछ बनाने के निर्देश दिए गए हैं, नर्म टैकोस और नारंगी चिकन के लिए। 89 यह किताब रयान फोर्ड के साथ मिलकर लिखी गई है और इसकी प्रस्तावना माथा स्टीवर्ट ने लिखी है। 90 कुकबुक की 2020 में 200,000 से अधिक बिक्री हुई और स्नूप डॉग की सुपर बाउल और पपी बाउल प्रस्तुतियों के बाद 2022 में अमेज़न बेस्टसेलर सूची में प्रवेश किया। 91 2020 की शुरुआत में ब्रॉड्स ने ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड 19 क्राइम्स के साथ साझेदारी में स्नूप कैली रेड नाम से अपनी पहली वाइन रिलीज लॉन्च की। रेड वाइन मिश्रण के लेबल पर स्नूप का चेहरा दिखता है। 92 ब्रॉड्स ने माइक टायसन बनाम रॉय जोन्स जूनियर के लिए कमेंट्री प्रदान की, जिसे कुछ पंडितों ने अपनी रंगीन कमेंट्री और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से रात को जीतने वाला बताया। 93 एक बिंदु पर स्नूप ने टायसन और जोन्स को मेरे 2 चाचाओं की तरह बारबेक्यू में लड़ते हुए बताया। रॉबिन्सन के हार जाने के बाद जैक पॉल और नैट रॉबिन्सन के बीच अंडरकॉर्ड लड़ाई के दौरान उन्होंने एक भजन टेक माई हैंड प्रीशियस लॉर्ड गाना भी शुरू किया। 93 जून 2021 में ब्रॉड्स आधिकारिक तौर पर डेफ जैम रिकॉर्डिंग्स में इसके नए कार्यकारी क्रिएटिव और रणनीतिक सलाहकार के रूप में शामिल हो गया, एक भूमिका जो उसे लेबल की कार्यकारी टीम और कलाकार रोस्टर में रणनीतिक रूप से काम करने की अनुमति देती है। उनका तत्काल ध्यान A&R और रचनात्मक विकास था, जो यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के अध्यक्ष और CEO सर लुसियन ग्रिंच के साथ साथ डेफ जैम के अंतरिम अध्यक्ष और CEO जेफरी हार्लेस्टन को रिपोर्ट करते थे। 12 नवंबर 2021 को स्नूप डॉग ने जो रोगन के पॉडकास्ट पर बेनी द बुचर के हस्ताक्षर की घोषणा की। 95 फरवरी 2022 में ये घोषणा की गई कि ब्रॉड्स ने अपने पिछले मालिकों द M&R के म्यूजिक ग्रुप पूर्व में इवन म्यूजिक से डेथ रो रिकॉर्ड्स का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है। जब स्नूप डॉग ने अपना 20वां एल्बम BODR जारी किया तो लेबल को भी पुनर्जीवित किया गया। 96 97 98 तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात करी, जो कि एक तरह से गेम के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, जो आपको देखने पर एक तरह से पता चल जाएगा। इसका पोस्टर भी मैं आपको शो कर चुका हूँ और जो कैरेक्टर उन सभी के बारे में मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये एक तरह से बहुत कम बजट में बनी हुई मूवी है। तकरीबन इसका बजट है $30 मिलियन है और इसके बाद इसे सीधा OTT पर प्राइम वीडियो ने इसके राइट्स खरीदे थे, तो प्राइम वीडियो पर ये हमें देखने को मिली। तो इसके बारे में सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।